हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम थर्ड पार्ट इस सीरीज़ का जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो सीरीज़ है क्लास 10th सीबीएसई की, उसका थर्ड पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं। ये थर्ड पार्ट क्या है? द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 1848। सो ये जो 18 इयर्स हैं, 1830 से 1848 तक, इसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन आखिर क्यों कहा गया है, क्यों माना जाता है यूरोप के लिए, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये जो पार्ट है, ये सेकंड लास्ट पार्ट है इसका, इस चैप्टर का, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पार्ट से बनते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में भी बताती हूँ, तो देखते रहें इस वीडियो को एंड तक। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था उसको एंड करते टाइम हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव रिजीम के बारे में। तो बेसिकली जो कंजर्वेटिव पीपल थे उनका मानना था ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन के प्रिजर्वेशन में। वो मानते थे कि जो उनके इंस्टीट्यूशन है जैसे चर्च है, मोनार्क सिस्टम जो है, वो सब क्या रहने चाहिए, बचे रहने चाहिए, प्रिजर्व रहने चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। सो as conservative regime try to consolidate their power, जब जो कंजर्वेटिव रिजीम है उन्होंने कोशिश करी पावर में आने की, तब जो लिबरलिज्म है और नेशनलिज्म है वो बढ़ चढ़कर आगे आया रिवॉल्यूशन में। ठीक है, हमने पढ़ा था लिबरलिज्म सेकंड पार्ट में, और जो नेशनलिज्म है हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। लिबरलिज्म क्या था? जो पीपल थे वो एक साथ आए, जो मिडिल क्लास पीपल थे वो एक साथ आए और उन्होंने क्या बनाया, लिबरलिज्म बनाया। ठीक है, जो क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म टूवर्ड्स देयर नेशन। ये जो लिबरलिज्म और जो नेशनलिज्म, ये तो दो आइडियाज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए और एसोसिएशन में आए रिवॉल्यूशन के साथ काफ़ी सारी जगहों में यूरोप के, सच एज इटली, जर्मनी, जर्मन की कुछ स्टेट्स और कुछ प्रोविंसेस, यानी कुछ जो हिस्से हैं ओटोमन एम्पायर के। ओटोमन एम्पायर बच्चों उस टाइम पे सबसे बड़ा होता था, बड़ा था। ओटोमन एम्पायर वो रूल था जहाँ पर टर्किश रूलर राज करा करते थे। ठीक है, यहाँ पर जो टर्किश रूलर है जिनका राज था उसको हम ओटोमन एम्पायर कहते हैं। और इसके साथ साथ इस आयरलैंड और पोलैंड जैसी कंट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस रिवॉल्यूशन में आगे आई। दीज रिवॉल्यूशन वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। अब ये रिवॉल्यूशन किसकी लीडरशिप में हो रहा था? जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, लिबरल नेशनलिस्ट जो कि लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये कौन थे? ये मिडिल क्लास के एजुकेटेड पीपल हुआ करते थे, जिनमें कौन कौन आता था? जो प्रोफेसर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, क्लर्क यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और जो मेंबर हैं कोई कॉमर्शियल क्लास के, ये सब इनमें आते थे। अब जो मैं बताऊंगी, जो भी हाइलाइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जो ये हाईलाइट आपको दिखाई दे रहा है ये भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस। जो पहला अपहीवल हुआ वो कहाँ हुआ? वो हुआ फ्रांस में। कब? 1830 में। इसको ही कहा जाता है जुलाई रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रांस में सबसे पहले 1830 में एक अपहीवल हुआ। अपहीवल यानी एक स्टार्टिंग हुई, जिसमें क्या हुआ, जो बर्बन किंग था, जो रिस्टोर किया गया था यानी फिर से पावर में लाया गया था ट्रीटी ऑफ वियना के बाद। जब 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना फॉर्म हुई, नेपोलियन को जब डिफीट करा गया प्रूशिया, रूसिया और ऑस्ट्रिया ब्रिटेन के द्वारा, तो एक वियना, एक जो ट्रीटी थी, एक समझौता साइन करा गया जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। सो इसमें क्या हुआ था, जो बर्बन किंग था उसको क्या करा गया था, पावर दे दी गई थी फिर से। तो अब ये जो जुलाई रेवोल्यूशन था फ्रांस में जो 1813 में हुआ, उसमें क्या हुआ कि ये जो बर्बन किंग थे इनको फिर से हटा दिया गया था। ठीक है,
जो कि इनके द्वारा ये लाए गए थे, कंजर्वेटिव्स के द्वारा 1815 में लाए गए थे। इनको ओवरथ्रो कर दिया गया, फिर से हटा दिया गया। इसके द्वारा लिबरल जो नेशनलिस्ट हैं, रिवॉल्यूशनरीज हैं, उनके द्वारा जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज हैं, उन्होंने फिर से क्या करा, जो ये मोनार्क सिस्टम है उसको हटाया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इंस्टॉल करा। कहाँ? फ्रांस में। और उसका लीडर किसको बनाया, उसका हेड किसको बनाया? उसका हेड उन्होंने बनाया ल्यूइस फिलिपी को। ठीक है, ल्यूइस फिलिपी को इन्होंने उसका हेड बनाया। ल्यूइस फिलिपी एक क्या थे? रूलर थे। अब बच्चों, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऐसा मोनार्क सिस्टम होता है, मोनार्क सिस्टम यानी ऐसा रूल होता है जिसमें क्या है, जो रूलर है वो तो राजा महाराजा ही होगा। ठीक है, मोनार्क सिस्टम से ही बिलोंग करेगा। पर क्या होगा, इसमें ऐसा होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब जो राजा है वो अपनी मर्जी से कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिसमें एसेट ऑफ रूल लिखे गए हैं और उसी को उस जो रूलर है उसको फॉलो करना होगा। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई रिवॉल्यूशनरीज, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, और जो कौन थे, लुइस फिलिपी थे, उनको वहाँ का रूलर बना दिया गया। फिर as its head, when France sneezes, rest of the Europe catches the cold। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था जब ड्यूक मेटरनिच की बात आई थी। तो ये जो था, ये बोला था ड्यूक मेटरनिच ने। ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट देने वाले जो चांसलर थे वो थे ड्यूक मेटरनिच, जो कि एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे। इन्होंने कहा था कि जब भी फ्रांस जो है वो क्या करता है, छींकता है, तो बाकी सारे यूरोप को सर्दी लग जाती है। उनके कहने का मतलब ये था कि जो जो चीज़ें फ्रांस फॉलो करता है वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यूरोप में हो जाती हैं। अब देखो क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फ्रांस में हो रही थी, ये अभी हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे यूरोप की। फिर ऐसी सारी चीज़ें यूरोप में होनी शुरू हुई। ठीक है, सो जो जुलाई रिवॉल्यूशन था उसने ही एक स्पार्क दिया। ठीक है, एक इग्निशन दिया किसको? अपराइज जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसको बढ़ावा दिया। ठीक है, द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क एंड अपराइजिंग इन ब्रूसेल। वैसे ही इन्होंने एक जो स्पार्क थी वो ब्रूसेल में इससे हुई, जिसकी वजह से जो बेल्जियम था उसको अलग कर दिया गया यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। ठीक है, जो ब्रूसेल था, जो अभी कहाँ की कैपिटल है, ये बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है, उसको अलग कर दिया गया। कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। अब क्या हुआ, देखो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो क्या होता है, देखो, एन इवेंट दैट मोबिलाइज द नेशनलिस्ट फीलिंग। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड पूछता है, लगभग पूछता है हर बार। तो अब ये है क्या, इसको हम कहते हैं बच्चों ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर यानी जो ग्रीस पीपल थे उनकी जो वॉर थी इंडिपेंडेंस के लिए, वो है। ठीक है, अब एक इवेंट जो जिसने क्या करा, मोबिलाइज करा, यानी स्टेबिलिटी लाया जो नेशनलिस्ट फीलिंग में, पूरे एजुकेटेड इलाइट जो था, मतलब जो पूरे एजुकेटेड पीपल जो लिबरलिज्म थे उनके बीच में, वो यूरोप के अंदर, वो क्या था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर। अब हुआ क्या कि जब फ्रांस में ये सब चीज़ें चल रही थी, तो जो ग्रीस पीपल थे ये क्या थे, 15th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर जो कि तुर्किश एम्पायर है उसके गुलाम थे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ग्रीक हैज Greek was a part of Ottoman Empire from the 15th century। 15th सेंचुरी से ये
ठीक है, तो वहाँ के ओटोमन एम्पायर के पार्ट थे। और जो ग्रोथ हुई रिवॉल्यूशन में, जो ग्रोथ हो रही थी दिन पर दिन, कहाँ यूरोप में जो भी ग्रोथ हो रही थी, उसको देखकर इनको, इनके दिल में एक फीलिंग आई कि यार हम क्यों यहाँ पर ऐसे रह रहे हैं, हमें क्यों नहीं फ्रीडम मिल सकती। ठीक है, सो द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उनके अंदर एक स्ट्रगल की आग पैदा करी, जो कि किसके लिए थी? इंडिपेंडेंस के लिए थी। सब ही जो ग्रीक लोग थे उनके बीच में। और ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1821 में। 1821 में जो नेशनलिस्ट थे इन ग्रीक, सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एक्साइल। सो इनको क्या मिला? इनको जो जो ग्रीस लोग बाहर रह रहे थे, ग्रीक कंट्री के बाहर रह रहे थे, जो उनका भी इनको सपोर्ट मिला। ठीक है, इस मूवमेंट में। एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर द एंशियंट ग्रीक कल्चर। और उनसे भी, जो कि कौन थे? जो यूरोपियंस थे, जो वेस्टर्न यूरोपियंस थे, जिनको क्या था? इनसे सिंपैथी थी, यानी इनसे एक वो कहता है ना कि जिनको इनसे हमदर्दी थी, वो लोग हमदर्दी थी इनके जो पुराना कल्चर है उससे, वो भी उन्होंने भी इसका सपोर्ट करा। जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है, जो लॉन्डेड ग्रीस एज द कैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। उनको ये लगता था कि जो भी यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो किसकी बदौलत है? जो ग्रीक पीपल है उन्हीं के बदौलत है। तो जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, इन्होंने भी इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। ठीक है, और यूरोपियन सिविलाइजेशन मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन। और इन्होंने क्या करा? जो पब्लिक ओपिनियन है इसको एक स्टेबिलिटी दी कि हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और इनका जो, इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। इनका स्ट्रगल जो है मुस्लिम एम्पायर के लिए, ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट जो है, वो सक्सेसफुल होना चाहिए। अब जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड ब्रायन, इन्होंने तो सबसे ज़्यादा हेल्प करी। लॉर्ड ब्रायन ऑर्गेनाइज फंड, इन्होंने एक फंड ऑर्गेनाइज करा। ठीक है, और ये तो इतने प्रभावित हो गए कि ये खुद ही फाइट करने चले गए वॉर में, और वहाँ ये मारे गए। ठीक है, मतलब इनको फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, उस वजह से ये मारे गए, मतलब इनकी डेथ हो गई। कब? 1824 में। और फाइनली जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। इट व्हाट मेड द व्हाट सिग्निफाइज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जो कब हुई? 1832 में हुई। इसने क्या करा? रिकॉग्नाइज करा ग्रीस को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। अब क्या हुआ कि जो ग्रीस था वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। यानी जो यूरोप का एक पार्ट था, अभी तक यूरोप क्या था? सब कुछ अलग अलग पैचेस में फैला हुआ था। तो यहाँ पर जो एक पार्ट था ग्रीस, उसको वो इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आगे फिर क्या हुआ। अब आए रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फीलिंग। अब ये रोमांटिक नेशनल क्या है, इमेजिनेशन क्या होता है? यहाँ पर जो रोमांटिसिज्म, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म। तो एक ये क्या था? एक कल्चर था। ठीक है, यानी कल्चरल मूवमेंट था यूरोप में, जो कि पोएट्स और जो आर्टिस्ट थे उनके द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या था कि जो पोएट्स और आर्टिस्ट थे वो नहीं मानते थे, मतलब वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो ग्लोरिफिकेशन है, ग्लोरिफिकेशन यानी, क्योंकि रिसर्चेस भी तो हो रही थी उसी दौरान जिस टाइम पर रिवॉल्यूशंस चल रहे थे। तो वो ये मानते थे कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो ग्लोरिफिकेशन है वो कोई महत्व इतना नहीं रखती। पर इनका मानना था एक जो फीलिंग है उसको, उनका उस पर इनका मानना था। So the romantic imagination and nationalist feeling.
द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स। इनका मानना ये था कि जो डेवलपमेंट है नेशनलिज्म का, वो सिर्फ वॉर या टेरिटरीज के एक्सपेंशन से नहीं आता। कितनी सही बात है देखो, कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो ये नहीं है कि वो लड़ाई झगड़े से ही हो, ठीक है। कल्चर भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उनका मानना था कि सब कुछ जो नेशनलिज्म है वो वॉर से ही नहीं होगा या फिर अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड करने से ही नहीं होगा, बल्कि जो कल्चर है वो इसमें बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है, ठीक है। क्या एक आइडिया, नेशन का जो आइडिया है वो बनाने में, जो कि क्या है, आर्ट है, पोएट्री है, स्टोरीज है, म्यूजिक है, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको राइज करने में हेल्प करती हैं। अब हम अगर एग्जाम्पल देखें तो जब हमारे फोक सॉन्ग्स बजते हैं या फिर जब हमारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बजते हैं तो हमारे अंदर ज़्यादा उससे मतलब एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग राइज अप होती है ना। अब ये थोड़ा ना है कि हमें पेट्रियोटिज्म की फीलिंग राइज करने तो हम वॉर करें या अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड करें। सो काफ़ी सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे कल्चर से भी हो जाती हैं, हमें उसके लिए वॉर की ज़रूरत नहीं होती, ये इनका मानना था। तो देखो हुआ क्या, लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, आ कल्चरल मूवमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन। Romanticism is a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. इनका जो मतलब था वो था एक पर्टिकुलर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की फीलिंग को डेवलप करना, ठीक है। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो पोएट्स थे, वो जनरली क्रिटिसाइज करते थे, यानी उनको डिस्करेज करते थे जो ग्लोरिफिकेशन यानी जो विक्ट्री हैं और रीजंस हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, वो इस चीज़ को नहीं मानते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। ये क्या मानते थे, ये मानते थे इसमें जो दिखाते हैं एंड फोकसेस इंस्टेड ऑन इमोशन, और ये किसको मानते थे, इमोशंस को मानते थे, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस को मानते थे और मिस्टिकल फीलिंग्स को मानते थे। मतलब ये कहते थे कि जो इमोशंस हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारे अंदर जो मिस्टिकल फीलिंग्स हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं साइंस या ग्लोरिफिकेशन, ये जो ग्लोरिफिकेशंस हैं उसके कंपैरिजन में। अब इनका जो एफर्ट था, देयर एफर्ट वाज क्रिएट अ सेंस एंड शेयर द कलेक्टिव हेरिटेज। इनका जो एफर्ट था वो क्यों था, ये चाहते थे कि जो सेंस है एक कलेक्टिव हेरिटेज का, ठीक है, और जो कॉमन कल्चर, इनका जो पास्ट है उसका, वो क्या हो, ऑन द बेसिस ऑफ नेशन हो। मतलब देखो इनका भी मानना वही था जो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशनरीज मानते थे। इनका मानना ये था कि पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यूनाइटेड करना पड़ेगा सबको, ठीक है, तभी ये रिवॉल्यूशन पॉसिबल है। और ये यूनिटी कैसे हो सकती है, बाय हम अगर किसी से कहें अरे तुम तो हमारे ही गांव के हो या हमारे ही जगह के हो, तो एक एक बॉन्ड बन जाता है कि यार हम, हाँ हम जाने पहचाने हैं या एक दूसरे को जानते हैं। सो वही चीज़ ये भी क्रिएट करना चाहते थे कंट्री के सारे पीपल्स के बीच में। इनका इरादा ये था कि ये लोगों को ये चीज़ बता पाएँ कि वो एक ही हेरिटेज से हैं, उनका जो जन्म है वो एक ही जगह से है और वो एक ही कल्चरल पास्ट शेयर करते हैं, ठीक है, अपने नेशन के बेसिस पे। जो अदर रोमांटिक्स थे, जो अदर ये रिवॉल्यूशनरी थे, रोमांटिक जो रिवॉल्यूशनरीज थे, सच एज जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइडर, ठीक है, गॉटफ्राइड हर्डर claimed that true German culture was to discover among the people das Volk, ठीक है। It thought जो डास वोर्क है, ठीक है, एक डास वो क्या है ना, जो फोक टेल्स हैं इनके वहाँ की, मतलब जो जॉन जो गॉटफ्राइड हर्डर थे, उनका ये मानना था कि अगर जर्मन कल्चर को डिस्कवर करना है तो वहाँ की जो डास वोक है, डास वोक यानी जो इनकी फोक लोर्स हैं, मतलब जो इनकी फोक स्टोरीज हैं, जो पुरानी बुक्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा। इट वॉज थ्रू
द फोक सॉन्ग्स, जो फोक सॉन्ग्स है पुराने, एंड जो यहाँ के फोक डांस है, फोक सॉन्ग, फोक पोएट्रीज जो हैं, और जो टू स्पिरिट है नेशन की, जिसको वोक जेस्ट कहते हैं। कभी कभी पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय वोक जेस्ट, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा। सो इट इज द टू स्पिरिट ऑफ नेशन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ जर्मनी में उस टाइम पे। इनका मानना ये था, जो गॉड फ्राइड थे, इनका मानना ये था कि अगर हमें रिवॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ की जो भी फोक टेल्स हैं, और जो भी यहाँ के जो फोकलोर्स हैं, और जो सब डांस है, फोक डांस, ठीक है, उन सबको क्या करना पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा। फोक का मतलब क्या होता है, फोक का मतलब होता है रीजनल, ठीक है। तो अपना जो रीजन है उसका जो भी लैंग्वेज है, जो वहाँ का सॉन्ग्स हैं, डांस है, उस सब चीज़ों को डिस्कवर करना पड़ेगा। और किसके लिए, टू इंक्रीज द टू स्पिरिट ऑफ नेशन, जिसको ये कहते हैं वो जेस्ट। ये बहुत पॉपुलर हुआ जर्मनी में, ठीक है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। इन्होंने कहा कि नेशन बिल्ड अगर करना है तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। द एम्फसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, हर रीजन की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो वहाँ की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, और जो कलेक्शन है वहाँ के लोकल फोकलोर्स का, फोकलोर्स का कलेक्शन, यानी जो भी अभी मैंने आपको बताया, फोक स्टोरीज जो हैं, जो वहाँ के प्रीवियस स्टोरीज हैं। अगर देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अगर तुमसे कोई आके ऐसा कहे कि आपके जो पूर्वज थे वो क्या थे, बहुत बड़े महाराजा थे, ठीक है, सो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि यार हम तो राज घराने के हैं, है ना। तो यही चीज वो डेवलप करना चाहते थे। ये नहीं कि राजघराने के हैं, ये नहीं, मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने कितने अच्छे काम करे। अगर उनको ये सारी चीजें बताई जाए तो उनके अंदर भी ये फीलिंग आएगी कि यार फिर हम क्यों यहाँ ऐसे मतलब ऐसे बैठे हैं, हमें भी फ्रीडम चाहिए, हम भी उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, है ना। सो वर्नाक्युलर लैंग्वेज और जो कलेक्शन है उनके फोकलोर्स का, वो क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्कवर करना पड़ेगा, जो कि उस टाइम पे रिकवर एज एन एंशंट नेशनल स्पिरिट, जिसको क्या माना जाता था, एक एंशंट नेशनल स्पिरिट माना जाता था, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज। पर क्यों, इसको क्यों वो ऐसा करना चाहते थे, टू कैरी अ मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, यानी उस चीज़ को नेशनलिस्ट जो अभी जो चल रहा है रिवॉल्यूशन, उससे कनेक्ट करके एक मैसेज बन सके लार्ज ऑडियंस के लिए, ठीक है। वो ऐसा उनके लिए भी करना चाहते थे, क्योंकि देखो जो लिटरेट पीपल थे उनको तो पता था कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है और ये सब क्यों हो रहा है। पर जो पिछड़े हुए बैकवर्ड रिमोट एरियाज के जो लोग थे, जिनको कुछ होशो हवास ही नहीं था कि क्या हो रहा है, वॉर चल रही है, अच्छा चलने दो, ऐसे, उनको भी ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी था कि क्या हो रहा है और ये क्यों ज़रूरी है ना। वरना जो देखो बैकवर्ड एरिया के जो लोग होते हैं उनको, वो बेचारे बहुत सीधे होते हैं, ठीक है। तो उनको अगर जो कोई बाहर का है, अगर उन्होंने आके कुछ कह दिया तो वो उनके बहकावे में भी आ जाएंगे। सो ये उनके लिए था बेसिकली, जो कि क्या है, इलिटरेट है। लिटरेट के लिए तो था ही था, ठीक है, था तो पूरे नेशन के लिए, पर बेसिकली उन लोगों के लिए था जो कि क्या है, इलिटरेट है, जिनको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर उनसे ऐसा कहा जाए, अगर उनको लिबरलिज्म समझाया जाए या और कुछ समझाया जाए तो उनके समझ में नहीं आएगा। और अगर उनको समझाया जाए फोकलोर से रिलेट करके या वर्नाक्युलर लैंग्वेज से रिलेट करके, ठीक है, सो उनके ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई हमें किसी स्टोरी के थ्रू कोई चीज़ समझाता है तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है।
वैसे ही रिवॉल्यूशनरीज जो थे, जो ये रोमांटिक आर्टिस्ट थे, ये चाहते थे कि जो वो लोग हैं उनको वो एक इमेजिनेशन, एक जो पिक्चर है उसके थ्रू समझाएं तो वो लोग भी समझ जाएंगे अच्छे से। दिस वॉज स्पेशली सो इन केस ऑफ पोलैंड। ये ज़्यादातर किसके लिए था? पोलैंड के केस में था, जो कि क्या था, विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जिसका क्या हो गया था, पार्टीशन हो गया था 18th सेंचुरी में के एंड में, बाय ग्रेट पावर रूसिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये वो तीन कंट्रीज हैं जिन्होंने नेपोलियन को कलेक्टिवली डिफीट किया था। अभी इसमें ब्रिटेन नहीं है। ब्रिटेन इसमें इसलिए नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटेन क्या था ना, वो काफ़ी जल्दी ही उसने अपना नेशन बना लिया था। 1707 में बन गया था सबसे पहले ब्रिटेन का। सो इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, हालांकि जो पोलैंड है वो बेचारा एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह नहीं रह पाया, और जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो पर जिंदा थी वहाँ, म्यूजिक और लैंग्वेज के बेसिस पे। जो कार्ल और कुप्रिंस्की थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपरास एंड म्यूजिक। जो एक कार्लो कुप्रिंस्की थे, इन्होंने क्या करा, अपना जो स्ट्रगल है वो जारी रखा म्यूजिक और ओपरास के थ्रू, ठीक है, टर्निंग फोक डांस लाइक पोलोनियज एंड माजुकरा, ये वहाँ की क्या थे, फोक डांस थे, इनटू अ नेशनलिस्ट सिंबल। इन्हीं को इन्होंने क्या बनाया है, एक नेशनलिस्ट सिंबल बनाया। जो लैंग्वेज थी उसने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा इसमें, ठीक है, जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उसको डेवलप करने में। आफ्टर रुशिया Russian occupation, the Polish language was forced out of school and Russian language was imposed. जब तक वहाँ फ्रांस का रुशिया का ऑक्यूपेशन था, तब क्या हुआ था, जो उनके स्कूल थे वहाँ पर से पोलैंड जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको हटा दिया गया था और रूशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था, स्कूलों में डाल दिया गया था, ठीक है। इन 1831 में जो आर्म्ड रिबेलियन हुआ रूसिया के अगेंस्ट, ठीक है, सो रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड, जो कि जिसको क्या कर दिया गया था, फिर वहां से क्रश कर दिया गया था, ने हटा दिया गया था। फॉलोइंग दिस many members of clergy in Poland began to use language as an weapon of the national resistance. तो जो यहाँ के क्लर्गी लोग थे, इन्होंने यहाँ क्या बनाया, लैंग्वेज को अपना हथियार बनाया इस नेशनलिस्ट उसको, नेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। पॉलिस वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। पॉलिस क्या इनकी आदत थी कि ये जो चर्च गैदरिंग, चर्च में इकट्ठा हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट यानी जो पुजारी होते हैं चर्च के, एंड बायशॉप वर पुट इन जेल। इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये गैदरिंग करने लग गए थे, कहाँ, चर्च में गैदरिंग करने लग गए थे, और क्या देने लग गए थे, अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने लग गए थे। इस वजह से जो वहाँ के प्रीस्ट थे और जो बायशॉप्स थे उनको जेल में डाल दिया गया, और कहाँ भेज दिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया रूशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, और उनको पनिशमेंट दी गई अपने इस रिफ्यूजल के लिए, ठीक है। जो रूशियन प्रीस्ट था उससे पनिशमेंट दी गई इनको, और साइबेरिया भेज दिया गया। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रूशियन डोमिनेशन। इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि जो रूसिया के अगेंस्ट जो पॉलिश थे, उन्होंने कैसे अपना रिवॉल्यूशन करा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आता है 5 नंबर या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, हमेशा आता है, इसको तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट,
क्या हुआ, ये जो हंगर थी, हार्डशिप थी, ये कैसे? अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो ईयर था, जो 1830s का जो ईयर था, ठीक है, इसको यूरोप में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का ईयर माना जाता है। जो भी ना 1830s यानी 1830 से लेके 1840 तक का जो पूरा टाइम था 10 ईयर्स का, इन सबको क्या माना जाता था, एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियली एक हार्डशिप का टाइम माना जाता था यूरोप के लिए। जो फर्स्ट हाफ था इस 19th सेंचुरी का सॉ एज एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, देखो क्या हुआ, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। क्या हुआ, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ यानी 1850s तक, जो देर वॉज अ इनॉर्मस इंक्रीज यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट था पॉपुलेशन का पूरे यूरोप में। बहुत सारी जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज थी, देयर वर मोर सीकर्स यानी जो जॉब करने वाले थे वो ज़्यादा थे एज कंपैरिजन टू द जॉब। जॉब्स कम थी पर जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, जॉब की जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी, बहुत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो पॉपुलेशन थी रूरल एरियाज से, जो लोग थे रूरल एरिया से, गांव के एरियाज से, उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया सिटीज़ की ओर। मतलब वो जाने लग गए कहाँ, शहरों की ओर। और टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम, और कहाँ रहने लगे, क्योंकि भीड़ बहुत थी, पॉपुलेशन बहुत थी, तो ओवर क्राउडेड जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो वैसी झोपड़ियों में रहने लगी। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा जो हार्डशिप थी वो हुआ। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे वो फेस कर रहे थे, टाउन्स में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, इंडस्ट्रीज के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, वर ऑफन फेस्ड विद अ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन्स। ये क्या कर रहे थे, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, ये एक स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एक कंपटीशन इनको फेस करना पड़ रहा था किस चीज़ में, जो इम्पोर्ट है मशीन्स का, गुड जो बनाने में, जो चीज़ें बनाने में जो मशीन यूज़ होती हैं उसका इम्पोर्ट क्या हो रहा था इंग्लैंड से, मतलब बहुत ही महंगा हो रहा था। ठीक है, और वैसे ही यहाँ क्या था, पॉपुलेशन इतनी थी, एम्प्लॉयमेंट कम था, पैसे कम थे, ठीक है, जीडीपी कम थी, सब कुछ कम था। और उसमें क्या था, जो इम्पोर्ट था चीप मशीन का इंग्लैंड से, वो बहुत ही कम हो गया था। इसमें इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था, क्योंकि इतने सारे लोग हो गए थे कि कंपटीशन बढ़ गया था। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। और इस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था यानी जो इंडस्ट्रीज बनने का दौर था पूरी कॉन्टिनेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ दिखाई दिया। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो था उसमें ये स्पेशली दिखाई दिया, क्योंकि टेक्सटाइल बनाने के लिए जो मशीन्स चाहिए होती हैं वो नहीं आ पा रही थी, विच वॉज कैरीड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप। क्योंकि देखो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वो एक कॉटेज इंडस्ट्री हो सकती है। कॉटेज इंडस्ट्री आपने पहले पढ़ा होगा स्मॉल क्लासेस में, कि वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं बेसिकली। ठीक है, सो ये क्या थी, जो कॉटन इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, टेक्सटाइल प्रोड्यूशन, कॉटन नहीं, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए जो इंडस्ट्रीज होती थी वो क्या होती थी, स्मॉल स्केल होती थी, और उसके लिए जो मशीन्स होती थी वो नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो वर्कशॉप वॉज ओनली पार्शली मैकेनाइज्ड, वो आधी ही मैकेनाइज्ड हो पाई थी। ठीक है, इन दोज रीजन ऑफ यूरोप where the aristocracy still enjoy power, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligation। और यूरोप में अभी भी क्या था, जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो हमने पढ़े थे, एरिस्टोक्रेसी जो हमने पढ़ी थी, कि कौन थे ये लोग, द सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज अ डोमिनेंट क्लास इन यूरोप। तो ये अभी भी क्या कर रहे थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे अभी भी वहाँ पावर एंजॉय कर रहे थे, और जो पीजेंट्स थे वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे। और उनको क्या था, जो फ्यूडल ड्यूज थे उनके ऊपर, जो
जो उनके ऊपर क्या था, जो बचे खुचे जिसको हम कहते हैं उधार थे, वो उनके ऊपर थे, ऑब्लिगेशंस थी इतनी सारी। ठीक है। द राइज ऑफ फूड प्राइस, अब क्या हुआ, फूड प्राइस भी बढ़ गए, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, खाने कम, देखो पॉपुलेशन तो बढ़ गई, पॉपुलेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई काफ़ी ज़्यादा, पर जो फूड था, फूड की जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई। तो अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ इंक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज इन प्राइसेस, द राइज ऑफ फूड प्राइस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट। और क्या हुआ, देखो कम हो रहा है करके, पहले इतना सब तो हो ही रहा था, ऊपर से क्या हो गया, हार्वेस्ट भी अच्छी नहीं हुई, पर साल की जो फसल थी वो भी अच्छी नहीं हुई, बहुत ही खराब फसल हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म फैल गया पूरे कंट्री साइड और जो टाउन्स हैं उसमें। ठीक है। मतलब एक क्योस फैल गया कि यार ये क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ गई, जॉब्स नहीं है, खाने को नहीं है, लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे, ठीक है, बच्चे मर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो हंगर और हार्डशिप हो थी वो ज़्यादा हो रही थी, स्टारवेशन से लोग मर रहे थे। और ये सारी चीज़ें ने क्या करा, बहुत ज़्यादा एक क्योस फैलाया यूरोप में। ठीक है। जिससे क्या हुआ, द ईयर 1848 वॉज वन सच अ ईयर, जो ईयर था 1848, ये एक ऐसा ही ईयर था यूरोप में। ठीक है। जो फूड की शॉर्टेज थी और जो वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट था, फूड की शॉर्टेज और जो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ जो क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट था, इसने क्या करा, जो पॉपुलेशन है पेरिस की उसको रोड्स में ले आया। ठीक है। देखो, खाना नहीं है लोगों के पास, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, वो क्या करेंगे, सो वो जो पॉपुलेशन थी वो इतनी भड़क गई कि वो कहाँ आ गई, पेरिस की रोड्स में आ गई, मतलब सड़कों पे आ गई, और उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ना शुरू करा यहाँ से। ठीक है। और मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर उन्होंने हंगामा मचाया कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के जो हेड बने बैठे थे, लुइस फिलिपी, जो मज़े से वहाँ राज कर रहे थे, जिनको ये सारी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी, वो भाग गए वहां से, उनको मजबूर कर दिया गया वहां से भागने में। ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं भागते तो वो वहां मारे जाते। ये देखो ऐसा हो गया था, ये पिक्चर देखने को दिख रही है आपको, कितना मतलब, यहाँ पर ये पूरी रोड्स में लोग आ गए हैं, ये सब तोड़ दिया है इन्होंने, यहाँ बैरिकेड्स और ये जो भी कार्ट्स होती हैं सब तोड़ के फेंक दिए हैं, ये सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ से, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा ये सब चीज़ें। सो ऐसा सब कुछ हुआ, फूड की शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो लोग थे वो पेरिस में रोड्स में आ गए, और उन्होंने क्या करा, फोर्स करा लुइस फिलिपी को वहां से भागने में। ठीक है। ये कब की है, देखो 1848 की। अब आगे सो National Assembly proclaimed republic, granted suffrage to all adult men above 21। तो जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या करा, एक रिपब्लिक बनाई, जिसने क्या करा, आदेश दिया या फिर परमिशन ग्रांट करी, परमिशन दी। ठीक है। सफरेज यानी राइट टू वोट, वोट देने की परमिशन दे दी गई, किसको, उन लोगों को, ओनली मेल्स, अडल्ट मेल्स जो कि 21 ईयर्स से अबव हैं, एंड ग्रांटेड द राइट टू वर्क, और इनको राइट टू वर्क दिया गया। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, अब कुछ तो करना ही था, तो एक जो नेशनल वर्कशॉप्स थी वो तैयार करी गई एम्प्लॉयमेंट सेट करने के लिए। अर्लियर इन 1845 weavers in Silesia had led a revolt। अब 1848 में जो वीवर्स थे, कहाँ, सेलेशिया में, उन्होंने भी एक रिवोल्ट करा अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, जो कि क्या सप्लाई करते थे, रॉ मटेरियल जो सप्लाई करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे उनके ऊपर उन्होंने क्या करा, रिवोल्ट करा। ठीक है। उनके अगेंस्ट इन्होंने प्रदर्शन करा, रिवोल्ट करना शुरू करा।
and gave them order for finished text and gave them order for finished textile but drastically reduced their payment. इन्होंने क्या करा, उनको और जो कि क्या करते थे कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको ऑर्डर देते थे टेक्सटाइल को फिनिश करने का, पर उनके जो पेमेंट्स थे उनको रिड्यूस कर देते थे। जो जर्नलिस्ट थे विलियम वॉल्फ, इन्होंने डिस्क्राइब करा इस इवेंट को कि जो स्लेशियन विलेज था उसको ऐसे इन्होंने अपने जर्नल में डिस्क्राइब करा। इन द विलेज विद 18,000 इनहेबिटेंट, इन्होंने लिखा कि ये जो विलेजेस हैं जहाँ पर 18,000 लोग रहते हैं, जो कॉटन वीविंग है इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। यहाँ क्या है, कॉटन से वीविंग करना एक जाना माना है, फैला हुआ ऑक्यूपेशन है। द मिजरी ऑफ वर्कर्स, जो मिजरी है वर्कर्स की इज एक्सट्रीम, यानी जो दया है वर्कर्स की वो काफ़ी ज़्यादा है। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब, और जो काफ़ी ज़्यादा नीड है जॉब की, हैज़ बीन टेकन एडवांटेज। जो डेस्परेट नीड है वहाँ जॉब्स की, इसने क्या करा, एक एडवांटेज लिया है ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स से ये कहा है कि उन जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या करे हैं, प्राइस रिड्यूस कर दिए हैं गुड्स में दे ऑर्डर्ड। अब क्या हुआ, ऑन 4th जून को 2 बजे एक लार्ज क्राउड जो था वीवर्स का वो इमर्ज हुआ, ठीक है, अपने घरों से और मार्च करा, हर एक पेयर मार्च इन पेयर अप टू द मैंशन। ठीक है, और उसने क्या करा, मार्च करते हुए वो गए, हर एक जोड़ा जो था मैशन से, यानी जो हवेलियाँ होती हैं वहाँ वो गए, ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हाई वेजेस। ठीक है, क्या डिमांड करने कि हमें हाई वेजेस दो, हमारी जो दिहाड़ी है उसको बढ़ाओ, तुम तो अपना कॉटन के हमसे वर्क करवाते हो, अपना काफ़ी अच्छा उसमें मुनाफा हो करते हो और हमें वेजेस कम देते हो। ठीक है, तो वो प्रोटेस्ट करते हुए 2 बजे के टाइम पर 4 जून को काफ़ी सारे लोग मैंशन जो हवेलियाँ हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की वहाँ पर गए। ठीक है, दे वर ट्रीटेड विद स्कॉन्स एंड ट्रीट अल्टरनेटली, इनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस, और इनको वहाँ से धकेला गया। ठीक है, स्मैश्ड इट्स एलिजेंट विंडो। अब इस ग्रुप ने क्या करा, उनका जो घर का जो रास्ता है, ठीक है, वो पूरा क्या करा, वहाँ पर पूरी भीड़ जमा कर दी, जो उनकी विंडोज़ हैं उनको पूरा तोड़ दिया। ठीक है, जो फर्नीचर है उसको तोड़ा, सब कुछ वहाँ तहस नहस कर दिया इन्होंने। ठीक है, अनदर ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप है वो ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, वो कहाँ गया, एक तो अभी घर की तबाही कर रहा है, ठीक है, और एक कहाँ गया, स्टोर हाउस में चले गया, और वहाँ क्या करा, प्लूडर्ड इट सप्लाईज ऑफ क्लोथ विच दे टोर एंड श्रेड, और क्या करा, जो भी क्लोथ्स उन्होंने बनाए थे जो स्टोर हाउस में रखे थे उन सबको भी फाड़ फूड़ के अलग कर दिया। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर फ्लैड विद देयर फैमिलीज, और जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो वहाँ से अपनी फैमिलीज के साथ उन्होंने कहा कि यार अब निकलो, ये हमें भी मारेंगे वरना। टू अ नेबरिंग विलेज, कहाँ चले गए, दूसरे विलेज में चले गए। However, refused the shelter such a person to shelter such a person. He returned 24 hours later, having requestioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. देखो फिर क्या हुआ, वो लोग कहाँ गए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अपनी फैमिली को कहाँ लेके गए, दूसरे गांव में लेके गए, और जब वापस आके देखा उन्होंने तो उनको क्या मिला कि जो आर्मी है वो वहाँ पर पूरी लगी हुई है, और क्या है, 11 वीवर्स जो हैं उनको, जो झुंड है, जो ग्रुप है, उन्होंने गोली मार दी है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा था जो वीवर्स थे उनके बीच में कि उन्होंने 11 जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको मार दिया था। अब बात करते हैं
1848 की जो कि रिवॉल्यूशन था लिबरल्स का, ठीक है। अब लिबरल्स का क्या रिवॉल्यूशन था ये हम अभी तक अब बात करेंगे। सो पैरेलल टू द रिवोल्ट द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट। अब ये रिवोल्ट्स तो सब चलती रहेंगी, ठीक है, जो पर इसके अगर दूसरी साइड देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो कि क्या थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। एक साइड तो प्रोसेशन चल रहा था, पर एक साइड जो लोग थे वो बहुत गरीब थे, अनएम्प्लॉयड थे, और स्टारविंग पीजेंट्स यानी जो भूखे प्यासे, जो मतलब भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे, वो फार्मर्स थे और वो वर्कर्स थे इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848। 1848 में यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और स्टार्विंग पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे। अब आ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडर वे, ठीक है। अब क्या था, ये जो रिवॉल्यूशन था ये अपने रास्ते पे चल रहा था, जो कि लिबरल लोगों ने स्टार्ट करा था। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848, फरवरी में जो 1848 में फ्रांस में had brought about a abdication of a monarch, ठीक है, and a republic based on universal male franchise suffrage, सॉरी। आप देखो क्या था, जो इवेंट था फरवरी का, ठीक है, 1848 में फ्रांस में, उसने क्या करा, मतलब वो इतना आगे बढ़ गया था कि बॉट अबाउट द एब्डिवेशन ऑफ मोनार्क, मतलब मोनार्क का जो त्याग है वो वहां तक पहुंच गया था, ठीक है। एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, और एक जो यूनिवर्सल सफरेज है, राइट टू वोट, उसको क्या कर दिया गया था, एडॉप्ट, प्रोक्लेम कर दिया गया था। In other parts of Europe, where independent nation state did not yet exist, अभी भी काफ़ी सारे पार्ट ऐसे थे जहाँ पर नेशन स्टेट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ठीक है। The Austro-Hungarian Empire, men and women of liberal middle class combined their demand for constitutionalism with national unification. They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of a nation state on parliamentary principle. अभी भी यूरोप में काफ़ी सारी जगहें जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ठीक है, ऐसी जगहें थी जहाँ पर मैन वुमेन्स जो लिबरल मिडिल क्लास थे वो क्या थे, कंबाइन थे, और अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन के लिए वर्क कर रहे थे, ठीक है। ये लोग एडवांटेज ले रहे थे जो ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट जो चीज़ें हो रही थी उनका, ठीक है, और ये चाहते थे कि जल्द से जल्द वहाँ नेशन स्टेट फॉर्मेशन हो जाए एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर, जो कि क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम, प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन, ठीक है। यही तो होता है बेसिक चीज़ें किसी भी, अगर आपको पार्लियामेंट्री रूल करना है तो क्या, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यही सारी चीज़ें तो होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो अभी भी जो कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी वो ये सब चीज़ की चाहत रखती थी, ये सारी चीज़ों के लिए वर्क कर रही थी, ठीक है। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम ये भी पढ़ेंगे, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। 3 यूनिफिकेशन है आपके कोर्स में, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जर्मनी। इन जर्मनी द रीजन्स जर्मन रीजन्स आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन जो कि क्या थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्पेरस आर्टिशंस थे, ये एक साथ आए कहाँ, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये आए आपके फ्रैंकफर्ट जो एक जगह, वहाँ ये लोग आए, सब मिले। कौन? जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो कि कौन थे? प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिशियंस, ये सब लोग कहाँ आए? एक सिटी में जो फ्रैंकफर्ट नाम की एक जगह थी, द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, वहाँ आए। और इन्होंने डिसाइड करा कि ये वोट करते हैं किसके लिए? एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए। एक वोट करेंगे और क्या बनाएंगे? एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। ठीक है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो जर्मन थे, इटालियन थे, ऑस्ट्रो हंगरियन थे, ये लोग क्या कर रहे थे? अपने जो रिवॉल्यूशन था, नेशन स्टेट का जो क्रिएशन था, उसमें आगे बढ़ रहे थे। ठीक है। हालांकि इनको अभी फ्रीडम नहीं मिली थी। अब यहाँ पर ये जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि जर्मनी ने कैसे फ्रीडम के लिए क्या करा? प्रोटेशन शुरू करा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लोग जो लिबरलिस्ट थे, जो कौन थे? प्रोफेशनल्स थे, ये सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में मिले और इन्होंने क्या सोचा कि क्या करते हैं? जर्मन नेशनल असेंबली अडॉप्ट करते हैं वोट करके। ठीक है, क्योंकि इनको राइट टू वोट था वहाँ। सो ऑन मे 1848 831, ये आता है कि हाउ मैनी लीडर्स वर इलेक्टेड इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। सो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव march in the festive procession to take their place in Frankfurt Parliament, conveyed in the Church of St. Paul's। कहाँ था ये? कहाँ हुआ? फ्रैंकफर्ट जो सिटी थी, उसके अंदर जो चर्च था जिसका नाम था सेंट पॉल चर्च, वहाँ इन्होंने क्या करा? जो 831 जो इलेक्टेड इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये सब वहाँ गए। कहाँ? फ्रैंकफर्ट की सिटी के अंदर जो सेंट पॉल चर्च था, वहाँ ये गए और इन्होंने क्या कर दिया? देखो, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया वहाँ जर्मनी के लिए। ठीक है। एंड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्क सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। इन्होंने भी यही कहा कि हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा पर मोनार्की रहेगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को यहाँ अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। सो इन्होंने अब पहले गए, इन्होंने सब कुछ कर लिया। ठीक है। फिर when the deputies offered the crown on the term to Frederick William IV, King of Prussia, he rejected। ठीक है। इट अभी मैं बताती हूँ आपको कि इसने क्यों रिजेक्ट करा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है। अब क्या हुआ? जो मिडिल क्लास लोग थे, लिबरलिज्म, इन्होंने 831 मेंबर सिलेक्ट करे। ठीक है। सेंट पॉल चर्च में अपना जो असेंबली है वो बना ली, पार्लियामेंट भी बना ली। ठीक है। फिर अब इन्होंने कहा क्या सब कुछ तो हो गया, पर राजा तो है ही नहीं, राजा कौन बनेगा? अब ये गए, जो प्रुशिया का जो किंग था फ्रेडरिक विलियम फोर, उसके पास गए कि उससे इन्होंने कहा कि आप हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनना चाहेंगे? तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अरे भैया, वो क्यों हाँ बोलेगा इस चीज़ के लिए? वो अच्छा खासा प्रुशिया का राजा है। ठीक है। और वहाँ अपनी हिसाब से क्या कर रहा है? राज कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में तो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, उसके हिसाब से ही राजा को वर्क करना पड़ता है। अब वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो अच्छा खासा वहाँ राज कर रहा है, अपने जो डिसीजंस है वो खुद ले रहा है कंट्री के लिए। तो उसने क्या कर दिया? अपोज कर दिया। while the opposition of aristocracy and military became stronger। अब जो अपोजिशन था इसमें एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, और जो सोशल बेसिस थे वो खराब होने लगे। देखो, इसमें क्या था? कोई भी अगर हम पार्लियामेंट बनाएंगे तो उसमें जितने भी उस नेशन के जो लोग होंगे उनकी सहमति होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उस कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मतलब अगर जैसे इंडिया है, इंडिया में कितने 28 स्टेट्स हैं। तो जो पार्लियामेंट होगी उसमें हर स्टेट का एक क्या होता है? एमएलए और एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। सो वहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं, खाली लिबरल नेशनलिस्ट जो मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने 831 लीडर्स सेलेक्ट करे और वो वहाँ जाके पार्लियामेंट बना दी उन्होंने। ठीक है। राजा
ने तो मना कर दिया था आने से। और इसमें क्या हुआ, जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी के तो लिबरलिज्म लोग बिल्कुल खिलाफ रहते थे, है ना। तो एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो भी उनके खिलाफ थे। तो उन्होंने, और क्योंकि जो आर्मी थी वो भी ज़्यादातर एरिस्टोक्रेसी पावर के अंदर ही थी, ये सब क्या थे, इसके खिलाफ थे, ठीक है। और ये जो इनकी जो खिलाफत थी ये बढ़ते गई, और जो सोशल बेसिस थे इस पार्लियामेंट की ये भी इरोड हुए, क्योंकि जो पार्लियामेंट थी वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, है ना। जो पार्लियामेंट थी उसमें तो खाली लिबरल मिडिल क्लास लोग थे। और जो और वहाँ के रेजिस्टेंस जो थे, मतलब जो जर्मनी के और लोग थे, ठीक है, जो वर्कर्स थे, आर्टिशियंस थे, उन्होंने भी ये कहा कि हम हमें भी तो हक दो, है ना। हम कहाँ जाएंगे, हम भी तो इसी कंट्री के लोग हैं, हमें भी पूरा अधिकार बनता है कि हम पार्लियामेंट ज्वाइन करें। सो जो वर्कर आर्टिशियंस थे वो कॉन्स्टिट्यूएंटली उन्होंने ये इसका जो सपोर्ट था वो खो दिया। इन द एंड ट्रूप व कॉल, लास्ट में क्या हुआ, जो आर्मी थी, ट्रूप्स थी, सेनाएं थी, उनको बुलाया गया, और वो जो चर्च थी वहां पर लग गया ताला, ठीक है। चर्च में उन्होंने लगा दिया ताला। उन्होंने कहा भैया तुम जाओ अपने अपने घर और अपने घर का रिप्रेजेंटेशन करो, ठीक है। सो ये जो इनका सपना था पार्लियामेंट बना के रूल करने का, ये तो हो गया खत्म, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या करा, सबको राइट नहीं दिया। खाली अगर हम अकेले के लिए एक चीज करते हैं तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, हमें पूरी कम्युनिटी को देखकर चलना चाहिए, है ना। तो यही इसमें हमें सीख मिली। फिर देखो क्या हुआ आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, सो द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स, अब जो इश्यूज थे पॉलिटिकल राइट्स एक्सटेंड करने के, ठीक है, टू वुमेन वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल। अब अब क्या हुआ देखो, कॉन्ट्रोवर्शियल, कॉन्ट्रोवर्शियल विवाद, ये जो यहाँ का ये मुद्दा था ये क्या बना, कंट्रोवर्शियल बना। कौन सा मुद्दा, द राइट टू वुमेन, कंट्रोवर्शियल यानी विवाद का एक मुद्दा बना, ठीक है। अब इतने सालों से जो लिबरलिज्म मूवमेंट था वो चल रहा था, नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, और जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वुमेन थी, वो क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी एक्टिवली, सालों से पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है। वुमेन्स ने अपना खुद का एक पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बनाया था। इसके लिए जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर छपवाए, अपना एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, ठीक है, और पॉलिटिकल मीटिंग्स करी, डिमॉन्स्ट्रेशन करे। हालांकि लास्ट में उनको क्या कर दिया गया, डिनाई यानी मना कर दिया गया ये सब करने से, है ना। महिलाओं को का मानना ये था कि जब जो मेंस हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, सो व्हाई शुड वुमेन्स नॉट डू एनीथिंग, है ना। वुमेन्स के लिए हर जगह पर रोक टोक क्यों होती थी। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट वो होता है जो अवेयरनेस क्रिएट करता है वुमेन के राइट, उनके इंटरेस्ट, और उनके मतलब जो बेस्ड ऑन द बिलीव एंड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड जेंडर। सो फेमिनिस्ट वो पर्सन होता है जो कि क्या चाहता है कि अवेयरनेस क्रिएट हो सोसाइटी में कि वुमेन्स जो हैं उनको इक्वल राइट दिया जाए इन ऑल द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज, एंड देयर शुड बी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ओके। ये थी बच्चों फ्रैंकफर्ट की जो पार्लियामेंट थी। ध्यान से देखो इसे, यही थी वो पार्लियामेंट जिसको ताला लगा दिया गया था। ये जो यहाँ देख रहे हो ना बच्चों, ये इसके बारे में भी हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। इसका नाम था जर्मेनिया, ये थी जर्मन की एलेगरी, ठीक है, यानी मूर्ति, ये जर्मनी को सिग्निफाई करती थी। ये देखो यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं जो यहाँ के मेंबर्स हैं,
ये यहाँ सब बैठे हैं, पूरी पार्लियामेंट बनाई गई है, और इसमें खाली कौन है, जो लिबरल नेशनलिस्ट। सो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यही पढ़ाएंगे आपको, ये जर्मेनिया, यूनिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। और मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट वीडियो है वो इससे भी लंबी होगी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि डिटेल वाइज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, है ना। और डिटेल्स आर वेरी नेसेसरी। डिटेल्स क्या होती हैं, हर चीज़ के लिए नेसेसरी होती है ना, तो वही है। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर क्या हुआ। इतना सही बचा है अभी चैप्टर, फिर यहाँ मतलब ये पार्ट, फिर तो ये पढ़ेंगे। सो suffrage right during the election of assembly. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as an observer to understand the visitors gallery. देखो कितनी गलत बात है। जब ये सफरेज हो रहा था, यानी राइट टू वोट हो रहा था, इलेक्शंस हो रहे थे असेंबली बनाने के लिए, जो लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स 831 सिलेक्ट करे गए हैं, उनको इलेक्ट करने के लिए जो कि क्या हो रहा था, इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें से कहाँ हो रहे थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कि कहाँ थी, सेंट पॉल चर्च में थी। उसमें वुमेन्स को खाली एंट्री पता है क्यों दी गई थी, कि वो एक ऑब्जर्वर की तरह खाली बैठे रहें और जो विजिटर की जो गैलरी है वहाँ बैठ के देखते रहें सारी चीज़ें। मतलब उनको कोई राइट नहीं था कोई भी वोट करने का, उनको खाली ऑब्जर्वर की तरह वहाँ बैठा रखा था। तो ये तो गलत है ना। एवरीथिंग शुड बी इक्वल फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन्स। सो देखो क्या हुआ, थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट। जो ये मूवमेंट था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये जो भी था, ये कंजर्वेटिव फोर्स जो थी उन्होंने इसको दबा दिया था। कहाँ, कब, 1848 में। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड order. Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. अब ये जो मोनार्क था, ठीक है, बिगिनिंग से जो मोनार्क था, अब उसको ये रियलाइज हो रहा था कि जो पूरी साइकिल है ना रिवॉल्यूशन की और रिप्रेशन की, ये कब ख़त्म होगी, जब हम लिबरल नेशनलिस्ट को परमिशन ग्रांट कर देंगे, परमिशन दे देंगे। अब ये ऐसा कंजर्वेटिव्स जो लोग थे उनको ऐसा लगने लग गया था। Hence, in the year after 1848, the autocratic monarchs ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। अब जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स थे, ऑटोक्रेटिक मैंने आपको बताया है कि कौन थे, जो ये मोनार्क पीपल थे कहाँ के, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, इन्होंने क्या करा, ये इन्होंने स्टार्ट करा खुद को इंट्रोड्यूस करना एंड इंट्रोड्यूस द चेंजेस लाना शुरू करा, जो कि पहले से ही कहाँ लिए गए थे, वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है, बिफोर 1815 से पहले जो वेस्टर्न यूरोप में जो चेंजेस लाए गए थे, अब वो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी लेने शुरू कर दिए हैं। सो जो सेल्फडम था, सेल्फडम यानी जो सेल्फ जो जो स्लेवरी होती है, यानी किसी के अंडर वर्क करना, और जो बॉन्डेड लेबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अबॉलिश कर दी गई थी, ठीक है, कहाँ, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में। फिर बोथ इन द हैम्बर्ग डोमिनियन एंड इन रूसिया, कहाँ, हैम्बर्ग में भी, और जो जहाँ डोमिनेशन था रूसिया का वो पार्ट में भी। अब जो हैम्बर्ग था, द हैम्बर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हैम्बर्गियन। मतलब अब जो हैम्बर्ग का राजा था उसने परमिशन दे दी, मतलब ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वराज, स्वयं का राज, ठीक है। जो हैम्बर्ग का रूलर था उसने जो हंग्रेजियन जो लोग थे वहाँ, मतलब जो हंगरी में राज कर रहे थे वो, तो जो वहाँ के लोग थे हंग्रेजियन, उनको क्या दिया, ऑटोनॉमी दी, मतलब कि आप अपने तरीके से थोड़ा बहुत
अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो राज है, वो कर सकते हो। अब आपने देखा फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कितना डिफरेंस है देखना तीनों पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक आर्टिस्ट था, उसने एक सोशल रिपब्लिक का एक क्या बनाया था, पोर्ट्रेट बनाया था, जिसमें उसने बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी, है ना। फ्रेंच के रिवॉल्यूशनरीज ने क्या करा। फिर सेकंड में हमने देखा कि नपोलियन आया, नपोलियन ने चेंजेस करे, सिविल कोड आया, नपोलियनिक कोड आया। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि क्या हुआ, जो अलग अलग कम्युनिटीज थी वो उठी, ठीक है, जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो आए, लिबरलिस्ट आए, कंजर्वेटिव्स आए, और उन्होंने क्या करा, हल्के हल्के जो नपोलियन था उसको डिफीट करा 1815 में। नपोलियन को डिफीट करने के बाद क्या करा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, ठीक है, प्रूशिया, रूसिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया ने बनाया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि जोल्वरन आया। जोल्वरन एक कस्टम यूनियन था जिसने क्या करा, जो रेस्ट्रिक्शंस थी गुड्स में, जो स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस थी वो सब हटा दी गई। फिर कंजर्वेटिव्स पढ़ा हमने, ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ा, है ना। फिर रिवॉल्यूशनरीज आए जिसमें हमने जूसेफी मजीनी के बारे में पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था हमने, आज हमने पढ़ा एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जुलाई रिवॉल्यूशन क्या था, ठीक है, और जो भी जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन था, ठीक है, जिसमें जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, रोमांटिसिज्म हमने पढ़ा, फिर फोकलोर्स, वर्नाकुलर लैंग्वेज, हंगर एंड हार्डशिप, रिवोल्ट्स, फिर उसके बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फिर तो हमने देखा अभी तक कि कैसे धीरे 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 करते करते क्या हो रहा था। जो पहले का जो पैच वर्क था जर्मनी का, हमने जो ऊपर जो मैप देखा था एक, उसमें क्या दिखाया था कि जो जर्मनी था, सॉरी जर्मनी जो कह रही हूँ, जो यूरोप था वो क्या था, अलग अलग पैच वर्क का एक रिजल्ट था। अब वो क्या होना शुरू हो गया, धीरे 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 क्या होना, यूनिफाई होना शुरू हो गया। जैसे देखो यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, सब पैच वर्क है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सारी चीज़ें, ये जो ग्रीस था, ये पहले ओटोमन एम्पायर, ये ओटोमन एम्पायर है, जितना ग्रीन दिख रहा है वो यहाँ पर ओटोमन एम्पायर है, ठीक है। इसमें से ओटोमन एम्पायर में से एक ये इंडिपेंडेंट हो गया, देखा हमने, ठीक है। फिर उसके बाद काफ़ी सारी जो जगहें हैं, फ्रांस इंडिपेंडेंट हो गया, पहले जितना पर्पल दिख रहा है सब फ्रांस के अंदर था, अब इतना सही फ्रांस रहा। फिर उसके बाद सारी चीज़ें जो थी वो धीरे 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 करते करते क्या होते गई, नेशन स्टेट बनती गई। और अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि नेशनलिज्म फाइनली कंप्लीट कैसे हुआ, ठीक है, जो नेशनलिज्म है वो फाइनली कंप्लीट कैसे हुआ, ये हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखेंगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, जर्मनी और इटली का जो यूनिफिकेशन है, यानी मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ ऐसी ही नई एजुकेशनल वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।